हेलो एंड वेलकम टू द इजी क्लासेस। आज जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये एक एतबार से कोई नया नहीं है, क्योंकि इसका इंग्लिश वर्जन बना चुका हूँ और वो है हैरेट्स ग्रोथ मॉडल। क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड थी इसकी आप लोगों की तरफ से कि इसका हिंदी वर्जन आप लोगों को चाहिए, क्योंकि हमारे व्यूअर्स में हिंदी समझने वाले या ऐसे कहिए जिनको इंग्लिश समझने में प्रॉब्लम होती है उनकी तादाद ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तो उनके बेनिफिट के लिए इसको हम बना रहे हैं। तो एक चीज़ तो ये, दूसरी चीज़ ये है कि जब हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं तो उसके लिए क्या चीज़ें प्री रिक्विजिट हैं जो आपको जाननी चाहिए। उसमें एक तो केन्जियन मॉडल ऑफ और केन्जियन इक्विलिब्रियम मॉडल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, जो ये बताता है कि इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम कहाँ पर होगा और क्या चीज़ डिटरमिन करती है एम्प्लॉयमेंट लेवल और इनकम लेवल जो कि इक्विलिब्रियम हो। ओके, और अगर एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ाना है वहाँ से, क्योंकि केन्स के मुताबिक इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम जो है वो ज़रूरी नहीं है कि वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल हो। अगर वहाँ से एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ाना है तो केन्स का सजेशन ये था कि गवर्नमेंट को अपना इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाना चाहिए बारोइंग के थ्रू। तो इसके ऊपर केन्जियन मॉडल के ऊपर वीडियो है इजी क्लासेस का, उसको आप लोग देख सकते हैं। और ये उसकी ज़रूरत इसलिए है कि केन्जियन वर्जन को ही एक तरह से उन्होंने डायनामिक मॉडल में मॉडिफाई किया है। केन्सियन मॉडल जो है उसकी दो कैरेक्टरिस्टिक्स थी, एक ये कि वो स्टैटिक मॉडल था और दूसरा ये कि वो शॉर्ट टर्म मॉडल था। और शॉर्ट टर्म में फ़र्क क्या होता है, शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट का कुल एक ही फंक्शन जो है वो एक्टिव होता है, दैट इज जनरेशन ऑफ इनकम। मतलब केन्स के मुताबिक कि इनकम जो है, सॉरी इन्वेस्टमेंट जो है जो इकोनॉमी में हो रहा है उससे एक तो इकोनॉमी की इनकम जनरेट होती है, इनकम जनरेशन, और एक कैपेसिटी इन्हांसमेंट। कैपेसिटी काहे की, प्रोडक्टिव कैपेसिटी। प्रोडक्टिव कैपेसिटी जो है वो इकोनॉमी की बढ़ती है। यानी आज अगर इन्वेस्टमेंट हुआ कोई इकोनॉमी में, भले ही उससे आउटपुट अभी मार्केट में नहीं आई है और वो फाइनली चीज़ें प्रोड्यूस नहीं हुई उससे, लेकिन इनकम तो लोगों की बढ़ना शुरू हो गई ना वहाँ से। और जब वो फ्रूशन तक पहुंच जाएगा, यानी उससे उसका जेस्टेशन पीरियड ओवर इस मामले में हो गया, जब वो आउटपुट प्रोड्यूस होने लगी तो इनकम जनरेशन तो कैपेसिटी उससे बढ़ रही है। लेकिन शॉर्ट पीरियड में खाली ये फंक्शन जो है वो आपका काम कर रहा है, जो केन्स ने कंसीडर किया है वो केन्स का शॉर्ट रन मॉडल था। लॉन्ग रन में ऑब्वियसली आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते कि कैपेसिटी इन्हांसमेंट भी हो रहा है, उसका क्या होगा उस आउटपुट का, जो कि जब इन्वेस्टमेंट के नतीजे के तौर पे जो कैपेसिटी बढ़ेगी। तो इन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट किया गया इसमें। तो ये ग्रोथ मॉडल जो हैरेट मॉडल है, जिसको लोग हैरेट डॉमर मॉडल भी कहते हैं, अब वो भी मैं बताता हूँ उसके ऊपर, तो ये इस चीज़ को भी इनकॉर्पोरेट करता है। और ये तो है, तो बेसिकली जो केन्जियन टूल्स हैं उनका डायनेमिक वर्जन लॉन्ग रन, राइट। दूसरी चीज जो आपको जानने की जरूरत है, रिफ्रेश करने की जरूरत है, जो प्रिंसिपल ऑफ एक्सेलरेशन इजी क्लासेस का लेक्चर हो कि इंक्रीज्ड इनकम जो है वो किस तरह इन्वेस्टमेंट को इंड्यूस करती है। ये दो चीजें आपको जानने की जरूरत है और दोनों का हवाला इसमें आएगा और थोड़ा बहुत मैं उसको बता भी दूंगा जब वहां पर चीज़ आएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा तफसील से नहीं, उसके लिए वीडियो भी देखना पड़ेगा। अच्छा, दूसरा सवाल ये कि इसको हैरेट डॉमर मॉडल कहते हैं, तो उससे ये इंप्रेशन आता है जैसे दोनों ने एक कोई थ्योरी है जिसके दोनों जो हैं वो को ऑथर हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, दोनों ने अपनी अपनी थ्योरी इंडिपेंडेंटली दी है और दोनों के कंक्लूजन्स सेम हैं ऑलमोस्ट, और दोनों के यहाँ प्रॉब्लम स्टेबिलिटी की है। यानी वो ये एक्सपोज करते हैं कि एक यूनिक पाथ है ग्रोथ का, अगर वो यूनिक पाथ अटेन नहीं हो पाता है
तो इकोनॉमी जो है वो डिस्टेबलाइज होगी और फिर इस इक्विलिब्रियम को रीगेन नहीं कर पाएगी, क्योंकि जितना आप रीगेन करने की तरफ बढ़ेंगे उतना ही डेविएट होती चली जाएगी। ये तो हैरेट मॉडल अलग है, डोमर मॉडल अलग है। इजी क्लासेस में डोमर के ऊपर शायद इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन है, हैरेट का सिर्फ इंग्लिश वर्जन था, इसलिए ये पिक्चर। तो ये तो हुई बैकग्राउंड जिसमें मैंने थोड़ा सा टाइम ले लिया। अब शुरू करते हैं। ग्रोथ से क्या मतलब? ग्रोथ का मतलब ग्रोथ ऑफ आउटपुट, ग्रोथ ऑफ आउटपुट ऑफ द इकोनॉमी, कि कैसे ग्रो कर रही है, उसके डिटर्मिनेंट्स क्या हैं, ठीक है, किस रेट पर उसको ग्रो करना चाहिए, क्या वो रेट अटेनेबल है और क्या वो स्टेबल रेट है, डिजायरेबल रेट है जिसके ऊपर वो ग्रो कर रही है, और अगर नहीं कर रही है तो क्या प्रॉब्लम है। ये बेसिकली हैरेट मॉडल का सब्जेक्ट है जो इसमें एड्रेस हो रहा है। तो ग्रोथ जो बेसिकली है वो क्या चीज है? डेल्टा वाई बाई वाई, यानी चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाई द चेंज। आप कह सकते हैं कि इतनी इनकम जो है वो बढ़ गई किसी भी दो पॉइंट ऑफ टाइम में, तो ये ग्रोथ है। इसके डिटर्मिनेंट्स क्या होंगे और वो ग्रोथ रेट जो निकल कर आएगा वो क्या सफिशिएंट है हमारे लिए, इसके ऊपर अब चलते हैं। तो किसी भी मॉडल के लिए जो जरूरी होता है, किसी भी थ्योरी को आप डिस्कस करते हैं कि वो सर्टेन अजम्पशंस के साथ वर्क करती है, क्योंकि अगर सारे अजम्पशंस को आप रिलैक्स कर देंगे तो बहुत हौच पौच हो जाएगी और पता नहीं चलेगा किसका इम्पैक्ट कहां पर है। तो इसके भी अजम्पशंस हैं, ठीक है। तो हम यहां अजम्पशंस को डिस्कस कर लेते हैं। इसको तो ये हमारी ग्रोथ है, ओके। तो यहां से मैं लिखना शुरू करता हूं। अजम्पशन एक तो यह है, इकोनॉमी इज already in full employment equilibrium, वो एक फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम में है। अब हमें क्या देखना है कि यहां से जब वो ग्रो कर रही है, क्योंकि स्टैटिक मॉडल तो है नहीं, जब वो ग्रो कर रही है तो क्या कैसे ये इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे। तो ऑलरेडी आप शुरू कहां से कर रहे हैं कि जहां पर इक्विलिब्रियम है, ठीक है। सेविंग्स जो है वो इकोनॉमी की वो क्या है? ए फिक्स्ड पोर्शन ऑफ इनकम, यानी जो इकोनॉमी की इनकम है उसका एक फिक्स पोर्शन जो है वो सेव हो रहा है। यानी आप ऐसे कह सकते हैं दिस, राइट। ये स्मॉल एस मैंने बना दिया। यानी अगर आप इसको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करेंगे तो फिर आपको इसको इस तरह से करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल ये जो है वो सेविंग इज इक्वल टू एस वाई, यानी यहां पर आप सेविंग्स को लें और यहां पर इनकम को लें। यानी ये क्या चीज है बेसिकली? ये है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी जितनी भी ग्रोथ हो, जितनी भी इकोनॉमी की ग्रोथ हो रही है, यानी जितनी भी इनकम जनरेट हो रही है उसका एक सर्टेन पोर्शन जो है वो सेव हो रहा है। यानी कंजम्पशन फंक्शन भी कांस्टेंट है। अगर कंजम्पशन का लेंगे तो उसका उल्टा वो हो जाएगा। अगर 10% एस बाई वाई है तो 90% सी बाई वाई होगा कंजम्पशन। लेकिन हम कंजम्पशन की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो है वो तो आउट ऑफ सेविंग आ रहा है, ठीक है। तीसरा इंपॉर्टेंट अजम्पशन जो है, इन्वेस्टमेंट इज फुल्ली फाइनेंस्ड बाय द डोमेस्टिक सेविंग। ओके, अच्छा, जब हम डोमेस्टिक सेविंग कहते हैं तो एक चीज, अब दो चीजें हम इसमें रूल आउट कर रहे हैं। एक एक्सटर्नल सेक्टर नहीं है कि अगर हमारे यहां सेविंग कम है तो बाहर का इन्वेस्टमेंट आ रहा है, तो वो नहीं है। दूसरी चीज यह है कि हालांकि डोमेस्टिक सेविंग में गवर्नमेंट की स्पेंडिंग भी शामिल हो सकती है, लेकिन गवर्नमेंट के पास तो यह भी ऑप्शन है कि वो
बारो करके, ये डेफिसिट फाइनेंसिंग जिसको कहते हैं, उससे आपकी सेविंग को फंड कर दे। तो इन अदर वर्ड्स इसका इंप्लीकेशन क्या है? नो गवर्नमेंट और नो एक्सटर्नल सेक्टर, यानी इकोनॉमी के अंदर दो ही सेक्टर हैं, यानी कंज्यूमर्स और हाउस होल्ड्स हैं, और दूसरी तरफ फर्म्स हैं। हाउस होल्ड्स ऑब्वियसली उनका डुअल रोल होता है, वही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सप्लाई करते हैं और वही कंज्यूमर होते हैं उन गुड्स के जो कि जनरेट होती हैं वहां पर। चौथी चीज एक इंपॉर्टेंट ये है कि, बल्कि ये तीसरे पे होता तो ज्यादा अच्छा था, यानी यहां पर कि इंटेंडेड सेविंग इज रियलाइज्ड, यानी जो लोग सेविंग करना चाहते हैं उतनी सेविंग होती है, यानी अदर वर्ड्स एक्स एंटे सेविंग जो है वो एक्सपोज सेविंग के बराबर है। बेसिकली इसका मतलब ये हो, जितनी सेव इकोनॉमी कर रही थी अब वो आपने देखा कि उतनी ही सेविंग आपको नजर आ रही है, जितनी आपने प्लान की थी उतनी ही रियलाइज सेविंग हुई है। और इसको आप 4 मान लीजिए, उसको 3 मान लीजिए, मतलब सीक्वेंस के लिए वैसे तो सारे अजम्पशंस ही हैं। एक चीज ये है कि जो प्रोडक्शन फंक्शन जो यूज हो रहा है कि कैपिटल एंड लेबर आर कंबाइंड इन फिक्स्ड रेशियो, यानी जो कैपिटल और लेबर है इसकी एक फिक्स रेशियो है कि अगर 4 यूनिट ऑफ कैपिटल और 2 यूनिट ऑफ लेबर हैं तो फिर वही रहेगी। ऐसा नहीं है कि कल को कैपिटल को कम कर लिया, लेबर को बढ़ा लिया। जैसे कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन है जहां पर इलास्टिसिटी सब्स्टिट्यूशन की पूरी इलास्टिक है, यानी उसकी वैल्यू 1 है कि अगर आप कैपिटल को कम करें लेबर को बढ़ा दें तो भी आप उतनी आउटपुट उससे ले सकते हैं। यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर एक यूनिक कॉम्बिनेशन ही होगा। अगर सर्टेन अमाउंट ऑफ कैपिटल है तो सर्टेन अमाउंट ऑफ लेबर आपको होगा। और इस प्रोडक्शन फंक्शन के हिसाब से अगर आप आइसोकॉन ड्रा करेंगे तो ये एल शेप्ड, यानी इस तरह का, ये जो है इस तरह के आएंगे, यानी ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये आपका एक्सपेंशन पाथ जाएगा अगर प्रोडक्शन फंक्शन और आइसोक्वांट के टर्म में इसको रिप्रेजेंट करना चाहें। तो ये इंपॉर्टेंट अजम्पशन हैं जो आपके, और ऑब्वियसली जब आपने ये सारे अज्यूम कर लिए, फॉर एग्जांपल सेविंग से रिलेटेड, तो ये तो तय बात है कि इक्विलिब्रियम में सेविंग और इन्वेस्टमेंट की इक्वालिटी होनी चाहिए, तो वो तो अंडरस्टूड है, उसका बाय इम्प्लीकेशन भी वही चीज आएगी। अब मैं इसको इरेज करता हूं ताकि हम अपनी ग्रोथ इक्वेशन जो होगी, फंडामेंटल ग्रोथ इक्वेशन जो है, जो हैरेट की है, उसको ड्राइव करने की कोशिश करते हैं। तो पहले तो हम देखें कि इन्वेस्टमेंट के डिटर्मिनेंट क्या है, और दूसरी चीज जो है वो सेविंग किस चीज के बराबर है। तो हमने अभी बताया था सेविंग क्या है, सेविंग इज इक्वल टू SY, ठीक है। इन्वेस्टमेंट क्या होगा, इन्वेस्टमेंट डिटरमिन होता है, इन्वेस्टमेंट है क्या चीज बेसिकली, यानी I जो है इट इज इन्वेस्टमेंट, ये बराबर होता है DK बाई K, ओके। ये बराबर होगा YT माइनस YT माइनस 1। ये क्या चीज है, ये तो चेंज इन कैपिटल स्टॉक, और ये जहां से आपने ओरिजिनल कैपिटल स्टॉक था वो इन्वेस्टमेंट है। अब इसको अगर आप भूल भी जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल। अच्छा, एक चीज और है कि आपको यहां यह भी मान के चलना पड़ेगा कि डेप्रिसिएशन नहीं है यहां पर। जब हम इंक्रीज इन कैपिटल की बात कर रहे हैं तो दैट इज नेट एडिशन, वरना अगर आप कहें कि फॉर एग्जांपल 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ इकोनॉमी के अंदर और कैपिटल को डिप्लॉय किया, और उसमें से सपोज 20,000 करोड़ जो है वो मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट था, तो नेट एडिशन तो 80 करोड़ का हुआ। लेकिन जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर नेट की बात कर रहे हैं, तो या तो आप ये अज्यूम कर लीजिए कि नो डेप्रिसिएशन, ओके, या ये कहिए कि इन्वेस्टमेंट आफ्टर डेप्रिसिएशन इतना है, बहरहाल तो हम नेट की बात करते हैं, यानी इसका मतलब यह है नेट एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल। अच्छा, ओके, ये है YT जो है, YT है
इनकम और आउटपुट, इकोनॉमी की इनकम इन करंट टाइम पीरियड। याद रखिए हम ग्रोथ की बात कर रहे हैं। YT माइनस 1 क्या है? इनकम इन प्रीवियस टाइम पीरियड। ओके, यानी टाइम पीरियड T जो करंट टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड T माइनस 1 जो कि उससे पिछला टाइम पीरियड है। अच्छा, अब इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है? जैसे मैंने बताया था, इक्विलिब्रियम कंडीशन है इन्वेस्टमेंट शुड बी इक्वल टू सेविंग। दोनों की वैल्यू आप यहां पर रख दीजिए, पुट द वैल्यू, वैल्यू तो इन्वेस्टमेंट क्या है? VYT माइनस YT माइनस 1 इज इक्वल टू S बाई V। ठीक है, ये हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ इनकी वैल्यू रख दी हमने। ओके, अच्छा, अब थोड़ा सा हम मैनिपुलेशन करने जा रहे हैं कि अच्छा, मैथमेटिक्स में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि अगर आप दोनों साइड्स को किसी भी नंबर से, किसी कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें तो आप ऐसा कर सकते हैं, इसकी आइडेंटिटी पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम इसको हम YT मान लें, जो सेविंग जो क्या आई, तो ऑब्वियसली जो इस वक्त जो सेविंग हो रही है उससे है। डिवाइड बोथ साइड्स बाय YT। ठीक है, क्या मिलेगा? हम यहां पर लिख रहे हैं, थोड़ा सा मुझे ज्यादा झुकना पड़ेगा यहां पर, तो ये हो जाएगा V। अच्छा, बाय द वे V जो है वो है कैपिटल आउटपुट रेशियो, कैपिटल आउटपुट रेशियो। ओके, अच्छा, और ऐसा क्यों है ये मैंने उस वक्त नहीं बताया था, बताना चाहिए था। वो ये है कि जब कभी दो टाइम पीरियड के बीच में इनकम का जनरेशन हुआ तो इसका मतलब यह है कि इसके नतीजे के तौर पे डिमांड फॉर दिस गुड्स विल आल्सो इंक्रीज। अगर आप केन्स की बात करें तो केन्स ने क्या कहा था कि कोई भी जब इनकम जनरेट हो उसका एक पोर्शन सेव हो जाता है, एक पोर्शन कंज्यूम होता है। तो जाहिर है कि पूरे के पूरे की तो डिमांड हो ही नहीं। अब वो डिमांड काहे से पूरी होती है? इन्वेस्टमेंट से, क्योंकि इन्वेस्टमेंट शॉर्ट पीरियड में इनकम जनरेट करता है। वो इन्वेस्टमेंट उसके बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि उनके डिटर्मिनेंट हैं दूसरे। तो इससे जो इनकम जनरेट हो रही है, जाहिर है उसकी डिमांड पूरी करने के लिए आपको फ्रेश कैपिटल चाहिए। और ये बेसिकली कुछ नहीं है, एक्सेलरेशन प्रिंसिपल है कि इन्वेस्टमेंट कैसे डिटरमिन होता है, जो हैरड ने यूज किया। और उसके अपने अजम्पशंस हैं, तो वो तो फिर एक्सेलरेशन थ्योरी के अजम्पशंस हैं कि आप ये अज्यूम करते हैं कि कंज्यूमर गुड सेक्टर में एक्सेस कैपेसिटी नहीं है, यानी जितनी भी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो फुल्ली यूटिलाइज्ड है, जब भी तो फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज था जो हमारा। अच्छा, अब अगर कोई भी डिमांड जनरेट होती है फ्रेश, तो उसको पूरा करने के लिए आपको फ्रेश इन्वेस्टमेंट ही चाहिए, नया कैपिटल स्टॉक चाहिए। अब वो फर्दर बारीक वो भी हो सकते हैं कि साहब कि अगर हमें 10 यूनिट बढ़ाना है कि 10 यूनिट के बराबर कैपिटल हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उतनी बारीकी न जानते हुए आप सब अज्यूम करिए कि सब हो रहा है, वरना ऐसा तो नॉर्मली नहीं होता ना। लेकिन बहरहाल तो कितना कैपिटल की जरूरत पड़ेगी वो डिपेंड करता है कैपिटल आउटपुट रेशियो। कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या चीज होती है कि एक यूनिट ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए आपको कितना यूनिट कैपिटल चाहिए। तो ये बेसिकली कैपिटल आउटपुट रेशियो है, जिसको आप K बाई Y। ओके, तो अब यहां से हम इसको आगे बढ़ाते हुए लिख रहे हैं, ठीक है। तो VYT माइनस YT माइनस 1 इज इक्वल टू, इसी को हमने लिख लिया। जब इसको डिवाइड करेंगे, बल्कि अभी इसको डिवाइड करना है ना, बोथ साइड्स डिवाइड बाय YT और यहां पर
एस वाई टी डिवाइडेड बाई वाई टी। ओके, अब ये क्या होगा, इसको आप वाई टी कैंसिल हो गए, तो ये आपके पास बचा वाई टी सॉरी नॉट माइनस वाई टी माइनस 1, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू टाइम पीरियड और एस। ये एस बेसिकली एस बाई वी है, नॉट वी, एस बाई वाई, जो हमने कहीं पर शुरू में लिखा होगा, या ये जो स्मॉल एस है ये एस बाई वाई है, ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। यानी सेविंग रेशियो है, एपीसी है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है। अच्छा, अब ये बेसिक सॉरी ये थोड़ी कट गया, तो ये तो रहेगा, और इसको नीचे बराबर में लिख दें तो ज्यादा अच्छा है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ओके, ये और ये एक ही चीज है। अच्छा, अब आप ये चीज देखिए कि ये तो कैपिटल आउटपुट रेशियो हो गई, तो ये चीज जो है ये बेसिकली चेंज इन इनकम है बिटवीन टू टाइम पीरियड। इन अदर वर्ड्स, हमने शुरू में ग्रोथ इक्वेशन लिखी थी, क्या हमें ये चीज चाहिए थी, डी वाई बाई वाई, ठीक है। अब ये चूंकि टी इसमें इसलिए लगा कि टाइम पीरियड को इंडिकेट कर रहा है, अदरवाइज एक्सप्रेशन यही। अच्छा, तो ये बेसिकली चेंज इन इनकम है, इन अदर वर्ड्स डी वाई है, ये इतना एक्सप्रेशन डी वाई है वी को छोड़ के, और नीचे तो वाई है ये। ओके, तो अब अगर आप इसमें वो ले लें कि डी वाई, या बिल्कुल ग्रोथ ही ले लें, वाई टी माइनस वाई टी माइनस 1 डिवाइडेड बाई वाई टी विच इज नथिंग बट, अच्छा ये बराबर हो जाएगा एस बाई वी, क्योंकि वी को हम इधर लाए तो वी नीचे आ गया, दैट इज कैपिटल आउटपुट रेशियो, और ये जो है ये बराबर है डी वाई बाई वाई टी विच इज इक्वल टू ग्रोथ एंड विच इज इक्वल टू एस बाई वी। ये आपकी जो फंडामेंटल ग्रोथ इक्वेशन है उसको मैं यहां पर लिख देता हूं, यानी जी मैं ए लिखे देता हूं, और ए की वजह है, अभी आप इसको ए समझ लीजिए, इज इक्वल टू एस बाई वी, यानी ग्रोथ जो है वो बराबर होगी काहे के, सेविंग रेशियो और इनवर्स ऑफ कैपिटल आउटपुट रेशियो। यानी इसको आप चाहें तो ऐसे भी लिख दीजिए कि S मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई वी। तो ये जो है ये बराबर है सेविंग रेशियो मल्टीप्लाइड बाई इनवर्स ऑफ कैपिटल आउटपुट रेशियो, या सेविंग रेशियो डिवाइडेड बाई कैपिटल आउटपुट रेशियो। कैपिटल आउटपुट रेशियो अगर ज्यादा है तो इसका मतलब जो है इनएफिशिएंसी है, यानी आप ज्यादा अमाउंट ऑफ कैपिटल से कम आउटपुट बना पा रहा, क्योंकि कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या है, यूनिट्स ऑफ कैपिटल नीडेड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ आउटपुट। तो कैपिटल आउटपुट रेशियो जितनी कम होगी उतनी ही प्रोडक्शन ज्यादा होगी, उतनी ग्रोथ की वैल्यू ज्यादा आएगी। अच्छा, अब ये चीज जो है ये क्या चीज आ गई, ये फंडामेंटल ग्रोथ इक्वेशन है, इसको मैं 1 लिखे देता हूं यहां पर कि क्या है, जी ए इज इक्वल टू एस बाई वी, दैट इज सेविंग रेशियो डिवाइडेड बाई कैपिटल आउटपुट रेशियो। जी ए है एक्चुअल, यानी इकोनॉमी में ग्रोथ जो है वो इसके बराबर होगी। अब जो सवाल हमने शुरू में रेज किए थे कि क्या ये ग्रोथ रेट जो है ये सफिशिएंट होगा इकोनॉमी में, इकोनॉमी को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए, और इक्विलिब्रियम से मतलब क्या है हमारा, अगर ये इक्विलिब्रियम है तो क्या ये इक्विलिब्रियम रहेगा, ये सवाल एड्रेस होने हैं अभी। तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो हमने बेसिकली अब तक क्या डिस्कस किया कि ग्रोथ रेट के डिटर्मिनेंट्स क्या हैं, और वो हमने पाया कि सेविंग रेशियो है और कैपिटल आउटपुट रेशियो है, ये इसके डिटर्मिनेंट है, या इनवर्स ऑफ कैपिटल आउटपुट रेशियो है। अब सवाल यह है कि इक्विलिब्रियम ग्रोथ रेट क्या है। अभी तो खाली ग्रोथ के डिटर्मिनेंट्स मिले, जिसको आप कहते हैं ये ट्रूइज्म है कि ये ग्रोथ के डिटर्मिनेंट्स हैं, एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ हैं। अब सवाल ये है कि इक्विलिब्रियम ग्रोथ रेट क्या है। इक्विलिब्रियम ग्रोथ रेट वो है कि जो कि प्रोड्यूसर्स या एंटरप्रेन्योर्स जो इकोनॉमी के हैं वो चाहेंगे कि हर पीरियड में वो ग्रोथ रेट जो है वो रिपीट होता रहे।
वो कौन सा ग्रोथ रेट चाहेंगे? यानी उनके एक्सपेक्टेशंस में जितनी भी वो आउटपुट प्रोड्यूस अगर करें तो उसकी स्पेंडिंग लेवल उतनी इकोनॉमी में होगी कि नहीं होगी। अगेन आप केन्स को रिकॉल करें कि वो कहां से आएगी इनकम, वो नए इन्वेस्टमेंट से आएगी। यानी ये चीज जो है ग्रोथ करंट टाइम पीरियड की है। ये मान के हमने पहले अज्यूम कर लिया है कि सेविंग्स जो है वो एक फिक्स्ड है, वो एक फिक्स प्रोपोर्शन जो है वो सेव हो रहा है और हर टाइम पीरियड में वो रियलाइज हो रही है। अच्छा, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको उतना इन्वेस्टमेंट चाहिए। इन्वेस्टमेंट जो है वो कब होगा? कौन कर रहा है? प्रोड्यूसर्स। गवर्नमेंट और एक्सटर्नल सेक्टर तो कुछ है नहीं, तो प्रोड्यूसर्स कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योर इकोनॉमी के जो कुल मिला के। मैं ऐसा नहीं होता कि सर जोड़े बैठे हुए हैं, कितना इन्वेस्ट करना है, तू इतना कर दे मैं इतना कर दूं, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन वो इन्वेस्टमेंट कब करेंगे? जब वो रियलाइज करेंगे कि इकोनॉमी का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर लेवल इतना होगा कि नहीं होगा। आने वाले वक्त में उतना ही तो प्रोड्यूस करेंगे। अगर वो कोई चीज प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं तो वो ये पहले इंश्योर करना चाहेंगे उनके एक्सपेक्टेशंस में उसकी डिमांड है कि नहीं। क्योंकि कोई प्रोड्यूसर, ये केन्स का ही वो है, यानी कोई प्रोड्यूसर ये नहीं चाहेगा कि वो बना बना के रख ले, उसे बेच ना पाए। तो उसके लिए एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा। सर्टेन अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट कहां से आएगा? इनकम की जनरेशन से आएगा। मतलब सारी चीजें इंटर रिलेटेड हैं, सारी चीजें हैं इंटर रिलेटेड। तो ये चीजें कैसे मैनेज होंगी और प्रोड्यूसर्स के लिए इक्विलिब्रियम रेट क्या होगा? वो होता है जैसे अभी हमने क्या देखा था, जी ए जो था वो एस बाई वी, इसको हमने इक्वेशन 1 लिखी थी, ये था एक्चुअल रेट ऑफ ग्रोथ। ये इक्विलिब्रियम है कि नहीं हमें नहीं मालूम। हमें क्या चाहिए? वो है जी डब्ल्यू। ये है वारंटेड रेट ऑफ ग्रोथ। सेविंग तो एक हो ही रही है, हमें ये चाहिए, इसको हम वी आर लिख रहे हैं। वी आर जो है वो है रिक्वायर्ड कैपिटल आउटपुट रेशियो। यानी जो कैपिटल आउटपुट रेशियो हमें रिक्वायर्ड है इकोनॉमी के अंदर, वो वी आर। तो वी आर रिक्वायर्ड कैपिटल आउटपुट रेशियो है ये है, और ये वारंटेड रेट ऑफ ग्रोथ है। यानी अगर इस रेट पर इकोनॉमी ग्रो करेगी तो वो इक्विलिब्रियम होगा। यानी एक्चुअल ग्रोथ रेट जो है वो इसके बराबर होना चाहिए। वो क्या होगा? एक सेविंग हो रही है, सेविंग के हिसाब से इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ग्रोथ हुई और कैपिटल आउटपुट। अब ये ग्रोथ जो हो रही है इसको करने के लिए फिर फर्दर इन्वेस्टमेंट चाहिए उसको पूरा करने के लिए। यानी इसके साथ एक वो चल रहा है, यानी आज जो है इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो उस ग्रोथ से हो रहा है कि जो कि इस पीरियड में और पिछले पीरियड के बीच में हुई। अब इसकी डिमांड को पूरा करने के लिए आपको फर्दर चाहिए। तो अगर इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो एक सर्टेन रेट पर इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए ही चाहिए। और ये डिपेंड करता है, मतलब टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन भी है, क्योंकि किस हद तक एफिशिएंटली आप उसको यूज कर रहे हैं, कितना इनोवेटिवली आप यूज कर रहे हैं, कैपिटल आउटपुट रेशियो इस पर भी डिपेंड करता है। और इस पर भी डिपेंड करता है कि इकोनॉमी में कंडीशंस क्या हैं। भाई हर बार तो एक तरह की कंडीशंस नहीं होती है ना, चाहे वो कैलकुलेशन की गड़बड़ियां हो या कुछ भी हो। लेकिन आपने देखा कभी इकोनॉमी में रिसेशनरी टेंडेंसी है, कभी जो है बिल्कुल बूम है, जो बनाओ खटाखट बिक रहा है। तो अगर ये एक्चुअल ग्रोथ रेट जो है वो कम है वारंटेड रेट ऑफ ग्रोथ से, तो इसका नतीजा क्या होगा? हमने क्या माना था पहले कि एक इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, अगर उतना इन्वेस्टमेंट वो है, अब उतनी चीजें बिक नहीं रही तो प्रोड्यूसर क्या करेगा? इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है। इन्वेस्टमेंट नहीं करने का मतलब यह है कि फ्रेश कैपेसिटी तो छोड़ो, जितना बना पा रहा है उतना नहीं बना पा रहा, तो डिसइन्वेस्टमेंट के समुद्र में ले जाकर तो फेंक नहीं देंगे। अगर सारे प्रोड्यूसर्स को कहें इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो डिसइन्वेस्टमेंट तो पॉसिबल है नहीं। डिसइन्वेस्टमेंट तो एक ही शक्ल पाता है, कैपिटल स्टॉक को आप डिस्ट्रॉय कर दीजिए, उसमें डायनामाइट लगा के उड़ा दो,
तो ये नहीं होता, सारी मशीनें और सारा समंदर में जाकर फेंका, ये नहीं होता। दूसरा तरीका ये होता है कि हम उसका मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट पर खर्च नहीं कर रहे हैं, तो कैपिटल जो है डिक्लाइन करता चला जा रहा है, लेकिन वो कोई बहुत डिजायरेबल प्रपोजिशन नहीं होती। तो प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं कि चूंकि उनके एक्सपेक्टेशंस में एग्रीगेट स्पेंडिंग लेवल कम है, तो वो इन्वेस्टमेंट उस कैपिटल को अंडर यूटिलाइज करते हैं। तो यहां पर क्या होगा, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ इंस्टॉल्ड प्रोडक्टिव कैपेसिटी, यानी जो कैपिटल ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका उसका अंडर यूटिलाइजेशन हो रहा है। मतलब क्या हुआ, प्रोड्यूसर्स का एक्सपेक्टेशन ये है कि डिमांड जो है वो 20% कम होगी, तो आप 20% इन्वेस्टमेंट तो कम कर नहीं रहे, बजाय इसके गौर करें तो वो क्या कर रहे हैं, अपने कैप इन्वेस्टमेंट को जो उन्होंने किया अब वो उसको अंडर यूटिलाइज कर रहे हैं। तो कैपिटल स्टॉक तो जो है, अब उससे नतीजा क्या निकलेगा, आने वाले उसमें ये कैपिटल आउटपुट रेशो बढ़ जाएगा। गॉट इट? क्योंकि जब ये है आपका कैपिटल आउटपुट रेशो, यानी ये आपका फिक्स रहा और आउटपुट आपके अगले टाइम पीरियड में बढ़ी, तो ये कैपिटल आउटपुट रेशो विल गो अप। तो ये होगा जबरदस्त इम्बैलेंस। अगर डिमांड की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कोई मसला नहीं है, और एक पर्टिकुलर रेट पे वो चीजें होती चली जाएंगी, यानी हर टाइम पीरियड में वही रेट अगर परपिचुएट हो, अगर बराबर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर ये बराबर है तो प्रोड्यूसर सेटिस्फाइड रहेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये सिचुएशन आ जाएगी, और फिर इसको पूरा करने के लिए आप क्या करेंगे, इसको पूरा करने के लिए कोई ऐसा तरीका तो नहीं, अगले वाले टाइम पीरियड में फिर कम करेंगे, क्योंकि जब इन्वेस्टमेंट ही कम होगा तो फर्दर इनकम कम होगी। तो एक डाउनवर्ड टाइप का स्पाइरल जो है, एक सेट इन मोशन होता है, तो जितना भी आप उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं उतना जो है फर्दर डेविएट होता चला जा रहा है, यानी इक्विलिब्रियम पास से। तो ये स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम है, यानी अगर ये ग्रोथ रेट एक बार अचीव नहीं हो पाया तो फिर अनस्टेबल रहेगा इकोनॉमी में अनस्टेबल रहेगी, और ये दोनों पाथ जो हैं इक्विलिब्रियम से अगर एक बार हट गया तो ये वाइड होते चले जाएंगे। ठीक है, अच्छा, इसको अगर हम डायग्रामेटिकली आपको समझा दूं तो ये सारी चीजें ज्यादा आसानी से समझ में आ जाएंगी कि करंट टाइम पीरियड का इन्वेस्टमेंट क्या है, कैसे डिटरमिन हो रहा है, ग्रोथ रेट पिछले पीरियड और इस पीरियड की इनकम जो है उसका डिफरेंस है, तो उससे ज्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। तो मैं ये मिटा के आपको ग्राफिकल आपको एक्सप्लेन कर दूं ताकि आपके दिमाग में ज्यादा आसानी से समझ में आ जाए। यानी डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करने के लिए हम एक ग्राफ बनाते हैं जहां पर एक्स एक्सिस पर हम मेजर कर रहे हैं इनकम, और वाई एक्सिस पर हम मेजर कर रहे हैं सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। सेविंग तो एक फिक्स्ड रेशो है, यानी ये कर जो है एक फिक्स रेशो है, जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है उसका एक फिक्स पोर्शन जो है वो सेव हो रहा है। अब सवाल यह है कि इन्वेस्टमेंट किस चीज पे, अभी हमने देखा इन्वेस्टमेंट बढ़ता है उस चीज पे जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, और पिछले टाइम पीरियड और इस टाइम पीरियड का डिफरेंस क्या था। यानी फॉर एग्जांपल अगर हम इसको ले लें, यानी पिछले टाइम पीरियड और इस टाइम पीरियड, यानी इस टाइम पीरियड में जो भी एक करंट टाइम पीरियड है और पिछले टाइम पीरियड के बराबर ही थी, तो इसका मतलब इनकम ग्रोथ जीरो थी, तो यहां से इन्वेस्टमेंट भी जीरो होगा। यानी अगर हम ये मान के चलें वक्ती तौर पे ग्राफ को समझाने के लिए कि इस टाइम पीरियड में इनकम उतनी ही थी जितनी पिछले टाइम पीरियड में थी, यानी वाई टी माइनस 1 जो है वो जीरो है। ओके, तो जाहिर है कि इन्वेस्टमेंट जीरो होगा वहां पर। यहां से वो इन्वेस्टमेंट जो है ये कर्व इस तरह से स्लैंट जाएगा, उसके बाद जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी इन्वेस्टमेंट बढ़ता चला जाएगा। अच्छा, जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो हमें ये रेट चाहिए जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट की इक्वालिटी हो, यानी इसको हम कोई नाम दे दें, ए बी कर दो। ये ए बी लाइन जो है वो इन्वेस्टमेंट फंक्शन है,
यानी यहां पर इनकम 0 थी और ये जो है अब यहां पर इनकम जो है C मान लो, ठीक है। तो इनकम ग्रोथ जो है वो कितनी हुई, AC डिवाइडेड बाई OC। ये क्या हुई, ग्रोथ इन इनकम, यही तो हुई। अच्छा, तो अब इस इनकम की वजह से इन्वेस्टमेंट फर्दर बढ़ेगा। अच्छा, ये फिर वहां पर आप पहुंच गए। अब आपको ये रेट चाहिए इन्वेस्टमेंट का। अगर ये इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है यानी उससे कम रह रहा है तो देयर इज अ डिसइक्विलिब्रियम। अब वही प्रॉब्लम आएगी। फॉर एग्जांपल, अगर इस रेट के ऊपर अगर यहां पर इनकम है और इतना इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो डिसइक्विलिब्रियम होगा। अच्छा, तो इसको आप, ये CD था, इसको आप E मान लीजिए और यहां से इसके पैरेलल फिर एक और कर्व बना दीजिए, इसको F बना दीजिए। ये याद रखिएगा ये पैरेलल बने। तो यहां पर क्या था, तो ये चीज जो है OC डिवाइडेड बाई AC डिवाइडेड बाई OC, आई एम सॉरी, AC डिवाइडेड बाई OC यानी AC यानी चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाई इज इक्वल टू CE डिवाइडेड बाई AE। ये सारे एरियाज जो है वो बराबर होंगे। ज्योमेट्री की जो प्रॉपर ट्रायंगल की जो प्रॉपर्टीज होती है, अगर थ्योरम पे जाएंगे तो सारे एरिया बराबर होंगे। तो ये यूनिक रेट्स हैं। अगर ये रेट्स नहीं मिल रहे हैं तो प्रॉब्लम है। ओके, ये रेट अगर यानी इन्वेस्टमेंट इतना हो रहा है, सेविंग के बराबर हो रहा है और इनकम इस तरह से ग्रो करती चली जाएगी, यानी इनकम बढ़ने के साथ साथ इन्वेस्टमेंट के रेट को बढ़ना होगा। सेविंग भी बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, दोनों एक ही रेट पर बढ़े। अच्छा, अब एक जो प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि इन्वेस्टमेंट के डिटर्मिनेंट्स चेंज इन इनकम तो है ही है, लेकिन कैपिटल आउटपुट रेशियो भी वो है उसका रिक्वायर्ड ग्रोथ का। तो अगर कैपिटल आउटपुट रेशियो इंक्रीज हो रहा है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की वजह से तो यहां प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन चलो उसको भी मान लें कि टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन जो है वो कांस्टेंट है। लेकिन अब एक चीज और है जो चीज अभी तक पिक्चर में नहीं आई है, यानी इनस्टेबिलिटी की प्रॉब्लम तो यहां भी एक्सपोज हो रही है। तीसरी चीज यह है, अभी तक हमने 2 रेट ग्रोथ के कंसीडर किए हैं, एक तीसरा रेट भी और है। वो कहां से आएगा, क्योंकि आपका जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो है एक कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यानी कैपिटल और लेबर जो है वो एक ही प्रोपोर्शन में जो है वो कंबाइंड हो सकते हैं। अच्छा, अगर इकोनॉमी को फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम में रहना है तो क्या होगा भाई, लेबर की जो इंक्रीज हो रही है वो तो बिल्कुल एक्सोजीनस फैक्टर से हो रही है। यानी जिस तरह टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एक्सोजीनस होता है, लेबर की ग्रोथ भी, लेबर की ग्रोथ काय पे डिपेंड करती है, पॉपुलेशन पर। तो पॉपुलेशन पे तो ऐसा कंट्रोल है नहीं प्रोड्यूसर्स का और उनका के उनके हिसाब से पॉपुलेशन ग्रो करे, उस हिसाब से लेबर फोर्स मार्केट में ग्रो करे। यानी लेबर फोर्स जो ग्रो करेगी वो हम कह रहे हैं नेचुरल ग्रोथ रेट जो है वो कहां पर डिपेंड करेगा, वो करेगा पॉपुलेशन, P फॉर पॉपुलेशन ग्रोथ और प्लस T, यानी P जो है पॉपुलेशन ग्रोथ और T जो है वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। भाई इन चीजों को आप इग्नोर तो कर नहीं सकते। या ऐसा होगा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होगा तो हम कहेंगे नहीं हमारा इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है, हम नहीं करेंगे, ये तो पॉसिबल नहीं है। अच्छा, तो यानी इकोनॉमी जो है उसकी ग्रोथ जो है वो बहुत कुछ इस पर डिपेंड करती है, जो कि नेचुरल ग्रोथ रेट होगा उसका। वो सारी चीजें, सेविंग कितनी हो रही है अपनी जगह। अब आपका रिक्वायरमेंट क्या बना इक्विलिब्रियम के लिए, GA जो कि एक्चुअल ग्रोथ रेट है वो वारंटेड ग्रोथ रेट का बराबर होना चाहिए। वो उस पर डिपेंड करता है कि हमारा कैपिटल आउटपुट रेशियो जो है वो रिक्वायर्ड है कि नहीं। ये बराबर होना चाहिए नेचुरल ग्रोथ रेट के ऊपर। अब इन तीनों की इक्वालिटी जो है जिसमें इतने एक्सोजीनस फैक्टर्स इन्वॉल्व हों, कम से कम 2 तो हैं ही, तो ये तो एक मैटर ऑफ चांस ही हो सकता है।
यानी अगर इसमें से कोई फैक्टर एट वर्क है जिसकी वजह से आपका वारंटेड ग्रोथ रेट मिस हो गया, तो फिर इकोनॉमी जो है डिसइक्विलिब्रियम में चली गई और फिर उसका कोई तरीका नहीं है वापस लाने का, यानी स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम रहेगी। तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं, यानी इक्वालिटी ऑफ दिस कुड बी अ मैटर ऑफ चांस ओनली। आप ये नहीं बता सकते कि ये आपकी इक्विलिब्रियम ऐसे अटेन हो जाएगा। इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या, ये तो आप बता रहे हैं, लेकिन कैसे होगा ये आप नहीं बता पा रहे हैं। यानी केन्स ने जब बताया कि जो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट होगा वो होगा जहां पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर है। अच्छा, अगर ऐसा नहीं होगा, यानी अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट पर है, तो एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए उसने कहा कि आप गवर्नमेंट खर्च करे बारो करके, तो एक तरीका बताया। यहां पर कोई तरीका सामने नहीं है, यानी उसको करेक्शन के लिए करते हैं तो फर्दर आप डेविएट हो रहे हैं, ये प्रॉब्लम है। तो ये है। तो कौन कौन से क्वेश्चन एड्रेस हुए कि ग्रोथ के डिटर्मिनेंट्स क्या हैं, दूसरी बात यह है कि किस रेट पर आप ग्रो करना चाह रहे हैं, यानी वो रेट वो होगा जो प्रोड्यूसर्स के लिए सेटिस्फैक्टरी हो, यानी प्रोड्यूसर सेटिस्फाइड हो, यानी वो हर पीरियड में उस रेट को परपेचुएट करना चाहें, जब भी वो उतना इन्वेस्टमेंट करेंगे जितना रिक्वायर्ड है, और वो स्टेबल ऑब्वियसली जब भी होगा जो हर पीरियड में उसी हिसाब से हो। लेकिन चूंकि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और पॉपुलेशन ग्रोथ जिसकी वजह से लेबर ग्रोथ हो रही है वो आपके हाथ में नहीं है, उसके हिसाब से कैपिटल ग्रो होना और जो प्रोड्यूसर के हिसाब से कैपिटल ग्रो, दोनों अलग अलग चीजें, तो वो अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम इसमें है। तो गाइज ये हैरेड ग्रोथ मॉडल था, जिसका इंग्लिश वर्जन तो शायद है। ये हैरेड डोमर मॉडल नहीं है, डोमर की मेथोडोलॉजी डिफरेंट है, ठीक है, वो इंग्लिश वो हिंदी में भी है तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों ने अलग अलग किया था, इंडिपेंडेंटली किया था, दोनों के पीरियड में वक्त का भी फर्क है, और दोनों के बीच दोनों के कंट्री भी अलग अलग हैं, और दोनों के जो पीरियड है उसमें एक वर्ल्ड वॉर भी है, इसका ख्याल रखिएगा। तो गाइस, थैंक यू वेरी मच।